हेलो दोस्तों। वेलकम टू आरबी डिजिटल कोचिंग। देखिए, आइए आज की क्लास में देखते हैं हम रेडियो एक्टिविटी और नाभिकीय ऊर्जा, जो कि लेसन नंबर 5 है। देखिए ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे एक एक से दो प्रश्न जरूर रहते हैं, आपको जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। आगे भी आपको आने वाले समय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें पहले क्या पढ़ेंगे हम। देखिए एक टॉपिक वाइज समझा देता हूँ शॉर्ट में, फिर आपको डिटेल बताता हूँ। देखिए पहले रेडियोएक्टिविटी की खोज किसने की थी, रेडियोएक्टिव पदार्थ क्या होता है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, और उस पदार्थ में कौन कौन सी किरणें निकलती हैं। जो कि किरणों का क्या नाम है, अल्फा बीटा गामा, और ये तीन किरणें निकलती हैं। ठीक। अब इस तीन किरणों के उत्पत्ति के कारण उनमें गुण और उनमें अंतर तीनों में निकालेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन भी बनेंगे जो आने वाले समय में आपको बहुत ही मतलब काम आएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को मतलब बहुत ही विनम्र निवेदन है कि ध्यान से देखिए आप इस चैप्टर को पूरे को, जिसमें आगे पढ़ाया जाएगा सोडी फजान रसल का नियम, रेडियोएक्टिविटी के बारे में, कृत्रिम रेडियोएक्टिविटी क्या होता है, विघटन क्या होता है, रेडियोएक्टिव विघटन क्या होता है, अर्धायु क्या होता है। अर्धायु भी बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब मतलब ये पूरा चैप्टर ही पूरा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, इसलिए इस चीज को ध्यान से देखिएगा। तो आइए अब हम हेडिंग डालते हैं रेडियोएक्टिविटी। देखिए इसके बारे में क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल आप मतलब शॉर्ट में समझ लीजिए। इसमें हम क्या करते हैं कि क्या लिखते हैं कि जो कोई भी परमाणु जो कि अस्थायी अवस्था में हो, अर्थात यानी उसका क्या हो, NYP यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात हो एक से कम हो। देखिए ध्यान सुनिएगा, एक से कम हो या एक से अधिक हो। जब अधिक होगा या एक से कम होगा तो परमाणु क्या होता है, अस्थायी अवस्था में होता है। ठीक, तो जब अस्थायी अवस्था में पाए जाने वाला परमाणु ही क्या कहलाता है, हमारा रेडियोएक्टिव पदार्थ कहलाता है। ठीक, रेडियोएक्टिव परमाणु कहलाता है। ठीक, अब देखिए जब ये इस परमाणु से स्वतः ही माने यानी अपने आप ही कुछ किरण निकलती हैं, उन्हीं किरणों का नाम हम क्या रखे थे, हम नहीं सॉरी, ब्रेकलेल, जो हेनरी ब्रेकल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या रखा था, अल्फा बीटा गामा, ये तीन किरणों, उन किरणों में नाम दिया था। उन्हीं किरणों के बारे में आगे आप चलेंगे। और जो ये किरण निकलने का इन पदार्थों से गुण होता है ना, इन्हीं गुण को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो इसको मैं आपको बोर्ड पे लिखूंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको अच्छे से नोट्स में लिख के और जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड में अच्छा से अच्छा नंबर मिल जाए। चलिए अब बातें खत्म करते हैं और आपको हेडिंग डालते हुए आपको मैं बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक, आइए देखते हैं। आइए, जो मैं आपको रेडियोएक्टिव बताया हूँ मैंने वो बोर्ड पे लिख दिया है, एक बार पढ़ देता हूँ और आप इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक, देखिए, वे सभी परमाणु जो अस्थायी अवस्था में हो, ठीक, अर्थात उनमें NYP यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात एक से कम या एक से अधिक हो। तो जब एक से कम और एक से अधिक होगा तभी तो वो परमाणु अस्थायी अवस्था में होगा। तो जब अस्थायी में होगा तो उन्हें ही क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। ठीक, चूंकि इन पदार्थों से स्वतः ही यानी अपने आप अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित होते रहते हैं, तो इनके निकलने के गुण को ही यानी उत्सर्जन होते हैं उन्हीं गुण को ही क्या कहते हैं, रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। ठीक, यहाँ क्या था, रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं, यहाँ रेडियोएक्टिविटी जो है कि हेडिंग था। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब कोई भी, अब नोट में लिखिएगा, नोट ये रहेगा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ अल्फा बीटा गामा किरणें, मतलब आपको पढ़ा बताया होगा, कोई पूछेगा कि अल्फा बीटा गामा किरणें क्यों उत्सर्जित होते हैं भाई, तो क्या बताएंगे आप कि अल्फा बीटा गामा किरणें का उत्सर्जन करके ही स्थायी नाभिक प्राप्त करना चाहता है कोई भी परमाणु। यानी जब N/P की वैल्यू एक हो जाएगी तो क्या होगा, नाभिक स्थायी अवस्था में होगा। ठीक, तो जब स्थायी अवस्था में हो जाएगा तो उसको जरूरत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए ये जो अस्थायी परमाणु नाभिक होते हैं उन्हीं में से ही अल्फा बीटा गामा किरणें निकलते हैं। ये चीज आप दिमाग में जरूर नोट करिएगा। ठीक, और आइए अब इसके बारे में आगे देखते हैं। इसका हेडिंग डालते हुए कि नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे, इनकी परमाणु की मतलब अरे सॉरी, रेडियोएक्टिविटी की खोज, यानी खोज किसने की थी उसके बारे में। तो किसने की थी, हेनरी ब्रेकरेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक, आइए उसको डिटेल में लिखते हैं, किस परमाणु की खोज की थी यानी किस रेडियोएक्टिव परमाणु की खोज। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आइए हेडिंग है रेडियोएक्टिवता की खोज। तो रेडियोएक्टिवता की खोज किसने थी, किस नामक वैज्ञानिक ने, तो बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियोएक्टिव पदार्थ की खोज की थी। किस पदार्थ की, यूरेनियम नामक पदार्थ जो है उसका इन्होंने खोज किया था। ठीक, इन्होंने पाया कि जो ये किरणें होती हैं, इन किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है, यानी ब्लैक कर देती है। ठीक, तो इससे यह इन्होंने ज्ञात किया कि इसमें जो किरणें निकलती है उनका नाम इन्होंने क्या दिया, बेकुरल किरणें या फिर रेडियोएक्टिव किरणें। ठीक, तो आइए इस चीज को लिखते हैं और आगे क्या जानते हैं, इसमें कौन कौन वैज्ञानिक और जुड़े और किस किस पदार्थों की खोज की। ठीक, आइए इसको मैं लिखता हूं। आइए देखिए, लिखा है हेनरी बेकरेल ने सर्वप्रथम रेडियोएक्टिव पदार्थ यूरेनियम की खोज की। किस पदार्थ की खोज की, यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 92। ठीक, खोज की तथा यह पता लगाया कि इन रेडियोएक्टिव पदार्थ से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, अदृश्य किरणें, जो फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं। ठीक, इन किरणों को बेकुरल किरण या रेडियोएक्टिव किरण कहा। इसके पश्चात क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने कौन पदार्थ की खोज की, रेडियम तथा पोलोनियम नामक रेडियोएक्टिव पदार्थ की खोज की। तो अब आपने क्या जान गया कि रेडियोएक्टिव पदार्थ की खोज कौन किया था, और उसके बाद जो दो तत्व खोजे गए थे उसके जस्ट दो बाद खोजे गए थे, तो कौन वैज्ञानिक थे, क्यूरी, मैडम क्यूरी ने खोज किया था। ठीक, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। इसके बाद अल्फा बीटा और गामा किरणों के गुण और उनमें अंतर क्या है वो चीज आपको बताया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन भी आपको लगाने को मिलेगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं रेडियोएक्टिव किरणों में अंतर। तो रेडियोएक्टिव किरण कौन कौन थे, अल्फा बीटा गामा। अब इसके बारे में देखते हैं कि अल्फा का क्या है, बीटा का क्या है, क्या और तीनों में रिलेशन क्या बन रहा है और डिफरेंस क्या है। ठीक, तो देखिए अल्फा किरणें जो होती हैं वो धन आवेशित होती है, यानी इन पे धन का आवेश होता है। बीटा किरणें जो होती हैं वो ऋण आवेशित होती है, और गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं पाया जाता है। ठीक, ये चीज पहला हो गया। दूसरा आता है गामा की अल्फा किरण मैंने इस पर दो धनावेश, यानी देखिए अल्फा प्लस, ये क्या लिखा हूं ऐसे, अल्फा प्लस 2 प्लस। ठीक, तो अल्फा पे 2 प्लस पाए जाते हैं और बीटा पे एक ऋणावेश पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि बीटा किरण इलेक्ट्रॉन की बनी होती है, इसलिए इस पर एक ऋणावेश पाया जाता है। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, गामा किरण पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें न धनावेश न ऋणावेश कोई संख्या नहीं होगी। ठीक, तीसरा आता है अल्फा किरण को 2He4 यानी ये क्या हीलियम है, ये दो है परमाणु क्रमांक, ये 4, इससे प्रदर्शित करते हैं किसको, अल्फा कण को। और ठीक, बीटा किरण को -1 बी पे 0, ठीक, यानी बीटा करण बी है, और इलेक्ट्रॉन से बनी होती है तो इस पे क्या होता है, -1 ई पे 0 से प्रदर्शित करते हैं। और गामा को गामा से ही प्रदर्शित करते हैं, यानी वाई को कुछ ऐसे बना देंगे, समझिए वाई ही है और थोड़ा सा क्रॉस करके इधर से बना हुआ है, तो इसको इस तरह से क्या बोलेंगे, गामा किरण। ठीक, आइए अभी और आगे भी है, तो छोटा बोर्ड पड़ रहा है इसलिए मैं इसको मिटाता हूँ, फिर अगला डिफरेंस और अगला इनका गुण मैं लिखता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, नोट कर लीजिए। आइए अब अगला चौथा पॉइंट देखते हैं अल्फा कण और बीटा कण और गामा कण में। तो चौथा पॉइंट क्या है कि अल्फा कण का द्रव्यमान संख्या 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है, याद रखिएगा। बीटा कण का द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा उतना ही इसका भी द्रव्यमान होगा। और चौथा इसमें क्या होगा, गामा किरण का द्रव्यमान 0 होता है। तो याद रखिएगा अल्फा का 4 इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर और गामा का 0 होता है। ठीक, अब पांचवा आता है कि विद्युत क्षेत्र में अल्फा किरण रीड प्लेट की तरफ आकर्षित होती है, यानी विक्षेपित होती है। क्यों, क्योंकि इस पे धन होता है तो रीड की तरफ। बीटा किरण धन प्लेट की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि इन पे ऋण आवेश पाया जाता है, और यह किरण विक्षेपित नहीं होती है क्योंकि इन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता। कौन सी किरण, गामा किरण। अब छठा पॉइंट है कि अल्फा किरण का विद्युत क्षेत्र में परास यानी रेंज सबसे
कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। और इसके परास का मान यानी बीटा किरण के परास का मान अल्फा कण से अधिक होता है, ठीक, क्योंकि ये हल्की होती है, ठीक। उसके बाद आते हैं गामा किरण। यह विद्युत क्षेत्र में सीधी निकल जाती है, क्योंकि यह विक्षेपित नहीं होती है, ठीक, इसलिए क्या होती है? सीधी निकल जाती है। तो ये 6 पॉइंट आपने देखा। आगे भी कुछ पॉइंट है, उसको मैं लिख देता हूं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगला पॉइंट 7 पॉइंट देखते हैं। अल्फा किरण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। बीटा किरण का 7 पॉइंट होगा, बीटा किरण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं, यानी अल्फा कण भी चुंबकीय क्षेत्र में और बीटा कण भी चुंबकीय क्षेत्र में। लेकिन जो गामा किरण होती है, सॉरी, जो गामा किरण होती है वो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है, ठीक। अब देखिए 8वां पॉइंट क्या है कि अल्फा कणों का वेग सबसे कम होने के कारण, देखिए अल्फा कण जो होते हैं उनका वेग सबसे कम होता है, बीटा का अल्फा से अधिक होता है, और गामा जो किरण होती है उनका सबसे अधिक होता है। तो जब अल्फा किरण का वेग सबसे कम होगा, अर्थात ये एल्युमिनियम, ये क्या है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की 0.002 सेंटीमीटर चादर को ही भेद सकती है, ठीक, यानी बहुत पतली होंगी। और बीटा किरण का जो वेग होगा वो अल्फा कण से अधिक होने के कारण यह उससे अधिक एल्युमिनियम की जो चादर होगी यानी 0.2 सेंटीमीटर चादर को ही क्या भेज सकते हैं। भेजना का मतलब क्या होता है? आर पार, उस चादर से, जो एल्युमिनियम चादर उससे आर पार निकल जाए, यानी इधर से उस पार चली जाए। और जो गामा किरणों का वेग होता है वो इन दोनों से यानी सबसे अधिक होता है। तो इस कारण से जो एल्युमिनियम का जो चादर होगा वो 100 सेंटीमीटर की चादर को भी क्या कर सकती है? छेद के आर पार जा सकती है, ठीक। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण था यानी उनमें डिफरेंस था, उनको मैंने आपको लिखवा दिया है। आप इसको याद कर लीजिएगा, आगे बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही काम आएगा। तो ये चीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं अल्फा गामा किरणों का नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्सर्जन बताऊंगा कि कैसे क्या होता है और उस पर क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक। तो आज के लिए धन्यवाद।